आज की जो कहानी है ये बड़ी डिफरेंट कहानी है और इससे पहले हम इस बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ बढ़े। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो इस चैनल को अपने जानने वालों में इंट्रोड्यूस करवाएं। ये कहानी तौसीफ अहमद साहब की कहानी है और ये बताते हैं उस दौर की कहानी है जब 1993-94 में मैं महज 12 या 13 साल का था। और अक्सर ऐसा होता था कि मैं गर्मियों या सर्दियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर रुकने जाया करता था। हमारी नानी का जो घर था बुनियादी तौर पे ये एक छोटे से गांव के अंदर मौजूद था और जहाँ पे हमारी नानी का घर मौजूद था उसके सामने एक और घर था जो कि काफ़ी सालों से खाली पड़ा हुआ था। जब आप छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो जाहिर सी बातें ना सिर्फ आप अपनी उम्र के बच्चों में खेला कूदा करते हैं बल्कि अक्सर उनके साथ बैठ के बातें किया करते हैं। कोई अपने स्कूल के बारे में, कोई अपने कॉलेज के बारे में, घर के बारे में, अपनी किसी भी टीवी सीरियल के बारे में बात किया करता है। बल्कि इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बैठे बैठे बातें करते करते इतना टाइम लगा देते हैं कि हमारे घर वाले हमें बिलाखिर आवाज़ दे के बुलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अपनी नानी के घर मौजूद था और मेरा जो मामू का बेटा है यानी जो मेरा कज़न है, हम दोनों छत के ऊपर बैठे हुए थे। आमतौर पे ऐसा होता था कि जब मगरिब होने वाली होती थी या अंधेरा होने वाला होता था तो कोई ना कोई नानी के घर से छत पे आता। छत पे आने के बाद हम लोगों को ताकीद से कहता कि फ़ौरन से नीचे उतर जाओ। अब इसके पीछे क्या वजह थी और बड़ी नॉर्मल सी बात है कि आज के दौर में भी जो वालिदैन हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो रात में या मगरिब के टाइम पे सहन में या बाहर जाने से मना किया करते हैं। खैर मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी खाला आई। आने के बाद उन्होंने हमें कहा कि नीचे आ जाओ। हम बातों में इतना बिजी हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि कब मगरिब हुई। मगरिब होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होना शुरू हो गया। इत्तेफाक से जो हमारी खाला थी वो भी शायद कामों के अंदर बिजी हो चुकी थी और इसी वजह से उनका भी ध्यान हमारे ऊपर से हट चुका था। अब हम लोग सामने यानी जो छत थी उस पे चेयर के ऊपर बैठे हुए थे और सामने वाला जो खाली घर है वो हमें वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा था। इसी दौरानिए में हमें एकदम से जैसे लोहे के दरवाजे को जब आप खोलते हैं तो उसके ज़मीन से टकराने पे जिस तरह की आवाज़ पैदा हुआ करती है, कुछ उस तरह की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे सामने वाला जो घर है उस घर में जो छत के ऊपर दरवाज़ा मौजूद है, जो कि यकीनन एक लोहे का दरवाज़ा था, उस दरवाजे को आहिस्ता आहिस्ता करके किसी ने खोलना शुरू किया है। अब जाहिर सी बात है जब दरवाजे की आवाज़ आई तो हम दोनों ने एग्जैक्टली उस तरफ यानी सामने देखना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता करके मज़ीद आवाज़ के साथ ये दरवाज़ा मुकम्मल तौर पे पूरा का पूरा खुल चुका था और अब हमने देखा कि एक औरत जिसके एक हाथ में लकड़ी या स्टिक मौजूद है वो आहिस्ता आहिस्ता इस लकड़ी के सहारे आगे चलती चली आ रही है। जिस तरह से वो चल रही थी ऐसा लग रहा था उसके पाँव में कोई न कोई फॉल्ट ज़रूर मौजूद है। लेकिन अभी तक हमने उसके पाँव पे या उसके हुलिये पे किसी भी किस्म का गौर नहीं किया था। हमारा ख्याल था कि कोई बूढ़ी औरत होगी, हो सकता है इस घर की मालका हो जो यहाँ पे आई हो और काफ़ी अरसे बाद उसका इस घर के अंदर आना हुआ हो। खैर कुछ देर के बाद ये जो औरत थी सामने जो एक पलंग मौजूद था उस पलंग के ऊपर आके बैठ गई। अब तक जो कुछ था ये बड़ा नॉर्मल था, लेकिन कुछ देर के बाद उस औरत ने एकदम से आसमान की तरफ देख के जैसे किसी से बातें करना शुरू कर दी हो। वो कुछ इस तरीके से आसमान की तरफ देख के बातें कर रही थी जैसे उसको ऊपर आसमान में कोई न कोई दिखाई दे रहा हो। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि ना मुझे ना मेरे कज़न को वहाँ पे कोई दिखाई दे रहा था, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखते चले जा रहे थे। बहुत सारे सवालात थे जो हमारे जहनों के अंदर मौजूद थे और हम सोच रहे थे कि बिला आखिर ये क्या मुआजरा है। अच्छा बात यहाँ तक तो फिर भी ठीक थी, लेकिन देखते ही देखते जब हमें तकरीबन 1 या 1.5 मिनट गुजर चुका तो अब मंजर ने आहिस्ता आहिस्ता करके तब्दील होना शुरू किया। अब उस औरत की जो आंखें, जो कि कुछ देर पहले बड़ी नॉर्मल सी आंखें थीं,
देखते ही देखते कुछ इस तरह की आंखों में तब्दील हो चुकी थी कि जैसे उसकी आंखों में किसी ने आग लगा दी हो। अब इसके साथ साथ वो जहाँ पे देख के बातें कर रही थी, वहाँ पे हमें एक छोटा सा धुआं सा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वजूद है जो कि बहुत छोटा सा वजूद है, जैसे कि कोई बच्चा हवा में धुआं बन के दिखाई दे रहा हो। यानी हमें ये जो औरत थी ये एग्जैक्टली दिखाई दे रही थी, जबकि जिससे बातें कर रही थी उसका हिस्सा हिस्सा करके शेड बनना शुरू हो चुका था। ये जो कुछ हो रहा था ये हमारे सामने सामने हो रहा था, लेकिन हम क्योंकि बच्चे थे, इतना शऊर नहीं था, तो बजाय इसके कि हम वहाँ से नीचे चले आते, हम वहीं खड़े हुए ये सारे के सारे मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे। इसी दौरानिए में पीछे से जो हमारी खाला थी वो दोबारा से आवाज़ देती हुई सीढ़ियों के रास्ते छत की तरफ आईं। आप यकीन करें कि जैसे ही हमारी खाला ने हमें आवाज़ दी और वो छत के ऊपर दाखिल हुई, तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि जब कोई आता है तो आप पलट के उसकी तरफ या पीछे ज़रूर देखा करते हैं। वैसे ही कुछ मैंने जब पलट के पीछे की तरफ देखा तो हमारी खाला वहाँ पे गुस्से की हालत में खड़ी हुई थी और वो कह रही थी फ़ौरन से नीचे आ जाओ। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके बाद जब हमने दोबारा से सामने उसी छत की तरफ देखना शुरू किया, तो अब वहाँ का जो मंजर था ये इस कदर खौफनाक मंजर था कि हमारी समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ये हुआ क्या है। अब ऐसा लग रहा था उस छत के ऊपर कोई भी मौजूद नहीं है। हालांकि अभी कुछ देर पहले एक औरत आसमान की तरफ देखते हुए किसी बादल नुमा शेड से या इस तरह के वजूद से बातें कर रही थी। कुछ देर तक तो मुझे और मेरे कज़न को समझ ही नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या है। खैर, हम लोग नीचे आए। नीचे आने के बाद हम दोनों को न सिर्फ बुखार हुआ, बल्कि इस वाक़े के बाद तकरीबन 15-20 दिन तक हम लोगों के ऊपर दम दुरूद किया जाता रहा। खैर, कुछ हमारी तबीयत बेहतर हुई और आहिस्ता आहिस्ता करके जब मज़ीद टाइम गुजरा और हम इस काबिल हो गए कि इस तरह की बातों को कर सकें, तो हमारी नानी ने बताया कि ये जो सामने वाला घर है, कहा जाता है कि गए वक्तों में यहाँ पे एक औरत रहा करती थी और शायद उसके बच्चे का किसी हादसे में इंतकाल हो गया था और इस इंतकाल की वजह से वो औरत मुकम्मल तौर पे पागल हो गई थी। जब तक ये औरत ज़िंदा थी सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही इसका इंतकाल हुआ तो बहुत सारे लोगों ने इस घर के अंदर उस औरत को देखना शुरू कर दिया था। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये जो कहानी है, ये कहानी आसिफ खान साहब की कहानी है और ये कहानी इन्होंने बल्दिया टाउन से हमें शेयर की है। ये बताते हैं कि तकरीबन पिछले 25 या 30 सालों से ये एक चौकीदार के तौर पे मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुख्तलिफ कंपनीज़ में, आप ये भी कह सकते हैं कि मुख्तलिफ शादी हॉलों में चौकीदार के तौर पे न सिर्फ काम करते रहे हैं, बल्कि अक्सर इनके साथ कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आए जिन वाक़यात की किसी भी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन इनके पास मौजूद नहीं है। ये बताते कि वैसे ही 2001 चल रहा था और इत्तफाक से मैं जहाँ पे काम कर रहा था वो एक फैक्ट्री थी, आप कह सकते हैं कि एक अबंडेंट फैक्ट्री थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि पिछले तकरीबन 15 या 20 सालों से ये फैक्ट्री ना सिर्फ बंद है, बल्कि इस फैक्ट्री को लेके दो भाइयों के दरमियान कोई इख्तिलाफ चल रहा है। खैर, मुझे इस फैक्ट्री के बाहर चौकीदार के तौर पे तैनात किया गया और मुझे कहा गया कि इसके अवज़ आपको भारी मुआवजा मिलेगा। अक्सर ऐसा होता था कि मैं रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक वहाँ पे चौकीदार के तौर पे ड्यूटी अंजाम दिया करता था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि दिन के औकात में जिस चौकीदार को रखा गया था, जब वो नहीं आया करता था, तो कभी कभी मुझे पूरे 24 घंटे की ड्यूटी वहाँ पे देनी पड़ती थी। खैर, शुरू में जब मैंने उस फैक्ट्री में जाके काम करना शुरू किया या वहाँ की जो भी चौकीदारी थी वो मैंने करना शुरू की, तो बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे ही तकरीबन 15 या 20 दिन मज़ीद गुजरे तो उसके बाद कुछ इस तरह के वाक़यात थे जो मेरे साथ पेश आना शुरू हुए कि जिन वाक़यात ने मुझे मुकम्मल तौर पे परेशान करके रख दिया। जैसे कि बताते कि एक रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम था। हल्की हल्की सी सर्दी हो रही थी
और मैं फैक्ट्री के बाहर पलंग पे लेटा हुआ था। अक्सर ऐसा होता था कि मैं टाइम पास करने के लिए रेडियो को प्ले कर दिया करता था और रेडियो पे गाने या जो भी प्रोग्राम्स आया करते थे उनको सुन के टाइम पास किया करता था। तो वैसे ही मेरे पास जो रेडियो सेट मौजूद था, मैं उसमें गाने या कव्वालियाँ वगैरह सुन रहा था। मुझे एकदम से एहसास हुआ कि फैक्ट्री के अंदर की तरफ, यानी जिस गेट के बाहर मैं मौजूद था, उसके अंदर की तरफ जो गैलरी वाला या सहन वाला हिस्सा है, वहाँ पे किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। यह जो आवाज़ थी, ये इतनी वाज़ेह आवाज़ थी कि मुझे बाकायदा न सिर्फ सुनाई दे रही थी, बल्कि मुझे लग रहा था कोई अंदर मौजूद है और शायद कोई चोर चोरी के इरादे से फैक्ट्री के अंदर कूद चुका है। हालांकि मैं मुकम्मल तौर पे विजिलेंट था और अपने तौर पे हर चीज़ का ख्याल रखा करता था, लेकिन भला मुझसे ये गलती कैसे हो चुकी थी कि जो भी चोर था या जो कोई भी आदमी था, वो भला फैक्ट्री के अंदर कैसे दाखिल हो गया था। खैर, इससे पहले कि मैं इस बारे में मज़ीद सोचता, मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ और अपने तौर पे जाके चेक करता हूँ। वाकई में अगर कोई चोर या इस तरह का बंदा अंदर कूदा है तो पहले उसको वार्न करूँगा, और अगर वो मेरी बात को नहीं मानेगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास बंदूक मौजूद है, उस बंदूक के ज़रिए इस शख्स को ठिकाने लगा दूंगा। अच्छा, साथ साथ एक बात ये भी थी कि उस फैक्ट्री के अंदर, सहन के अंदर के हिस्से में बहुत सारे दरख्त मौजूद थे। ख़ास तौर पे अगर आप जावान के दरख्तों की बात करें तो वहाँ पे 8 या 10 बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। और जैसे ही मैं उस सहन के करीब आया और मैंने अपने तौर पे गेट से उचक के अंदर की तरफ झांकने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगा कि जो भी अंदर मौजूद है वो उन खुश्क पत्तों पे ना सिर्फ चल रहा है, बल्कि जैसे जैसे वो कदम रख रहा है वैसे वैसे पत्तों के दबने की आवाज़ आ रही है। ये इतनी वाज़ेह आवाज़ थी, यानी कन्फर्मेशन थी कि कोई ना कोई अंदर मौजूद है। खैर, मैंने जैसे तैसे गेट की आड़ में से या थोड़ा सा उचक के जब अंदर की तरफ देखने की कोशिश की तो मैंने देखा कि एक औरत जिसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है, कुछ अजीब तरीके से भयानक सा उसका हुलिया है। इस अंधेरे में भी उसकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे लाल शोलों या लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं। वो ना सिर्फ उस सहन वाले हिस्से में, ख़ास तौर पे जहाँ पे बादाम के दरख्त मौजूद थे, उस हिस्से में ना सिर्फ वॉक कर रही है, बल्कि मुसलसल कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ चलती चली जा रही है। अब मैंने उधर से ही, यानी बाहर की तरफ से ही, जब टॉर्च लाइट के ज़रिए उसके मुंह पे या उसके जिस्म पे रोशनी मारने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे रोशनी उसके जिस्म के आर पार हो चुकी है। इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र उस औरत के पैरों की तरफ पड़ी तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत के जो पाँव हैं वो ना सिर्फ उल्टे पाँव हैं, बल्कि उस औरत के पाँव पे बेतहाशा लंबे लंबे काले काले बाल मौजूद हैं। आप यकीन करें कि जैसे ही मैंने ये मंज़र देखा, अगले ही लम्हे मुझे एहसास हो चुका था कि जो मखलूक मेरे सामने नज़र आ रही है ये किसी भी तौर इंसान नहीं है। खैर, मैं फ़ौरन से पीछे हटा और पीछे हटने के बाद जो भी कुरानी आयत मुझे याद थी, मैंने उन सारी कुरानी आयत की तिलावत शुरू कर दी। तकरीबन 15 या 20 मिनट तक मुसलसल जब मैं तिलावत करता चला गया तो उसके बाद कहीं जाके ये जो सूरत हाल थी कदरे बेहतर हुई, और उसके बाद मुझे उस औरत के अंदर चलने की ना ही कोई आवाज़ आई, ना ही मुझे महसूस हुआ जैसे उसके बाद वो अंदर मौजूद है। अजीब बात ये थी कि इस वाक़े के तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद जो मेरे साथ दूसरा चौकीदार हुआ करता था, इत्तफाक से जब मैंने एक दफ़ा रात में छुट्टी की तो उसको रात के टाइम में यहाँ पे तैनात किया गया। उसका भी यही कहना था कि जैसे जैसे रात की तरफ टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे उसको अंदर किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उसका भी यही कहना था कि उसको ऐसा लग रहा था जैसे अंदर जो पत्ते पड़े हुए हैं, जो कि शायद खुश्क पत्ते थे, उन पत्तों पे कोई ना सिर्फ चलता चला जा रहा है, बल्कि जैसे जैसे वो उन पत्तों के ऊपर पाँव रख रहा है वैसे वैसे उन पत्तों के दबने पे एक अजीब सी आवाज़ महसूस हो रही है। खैर, ये जो फैक्ट्री थी, इस फैक्ट्री का कुछ अरसे बाद कानूनी तौर पे जो भी हल निकला वो अपनी जगह, लेकिन कहा जाता है कि ये हल निकलने के बावजूद ये जो फैक्ट्री थी ना ही बिक सकी, और ना ही कहा जाता है कि अब तक वहाँ पे कोई दूसरा प्लांट या फैक्ट्री तामीर हो सकी है।